नेपाल की राजनीति में इतिहास रच दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि सुशीला कार्की, जिन्होंने 2016 में पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनकर नया अध्याय लिखा था, अब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी हासिल कर चुकी है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब नेपाल राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है और जेन ज़ी आंदोलन ने उन्हें अंतरिम सरकार की कमान सौंपी है। सुशीला कार्की का यह कदम न सिर्फ नेपाल की राजनीति के लिए बल्कि पूरी दक्षिण एशियाई राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश है। बदलाव, जवाबदेही और महिला नेतृत्व की नई ताकत। आज इसी खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या कार्की की यह नियुक्ति नेपाल की राजनीति को नया रास्ता दे पाएगी और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आपको बता दें कि सुशीला कार्की ने नेपाल के इतिहास में 2 बार अपना नाम दर्ज करवा लिया है। पहली बार उन्होंने 2016 में देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा और राजनीतिक दलों तथा नेताओं मंत्रियों के खिलाफ साहसिक फैसलों के कारण प्रतिष्ठा अर्जित की। लगभग 1 दशक बाद उन्होंने अब एक और इतिहास रचा है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर उनकी नियुक्ति गहरे राष्ट्रीय उथल पुथल के समय में हुई है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक विशेषाधिकार, विरासत में मिली संपत्ति और सोशल मीडिया प्रतिबंधों पर गुस्से से प्रेरित जेन ज़ी नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक नाटकीय घटनाक्रम में जेन ज़ी आंदोलन से जुड़े नेताओं ने कार्की के नाम को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए अपनी पसंद के रूप में सामने रखा। पहले जानते हैं सुशीला कार्की की नियुक्ति के क्या मायने हैं। आपको बता दें कि अनिश्चितता के बीच खुद को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने वाली नेपाल सेना ने उनकी नियुक्ति को सुविधाजनक बनाया। पारंपरिक शक्ति संक्रमण के विपरीत कार्की का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कुछ दिनों की तनावपूर्ण और अनिश्चितता के माहौल में उनके समर्थकों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। कई लोगों के लिए उनका नेतृत्व न केवल पुरानी पीढ़ीगत राजनीति से एक ब्रेक है, बल्कि पुरुष राजनीतिक अभिजात वर्ग के लंबे समय से प्रभुत्व वाले देश में जवाबदेही और सुधार के लिए एक प्रतीकात्मक जीत भी है। अब जानते हैं कोइराला परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध। आपको बता दें कि सुशीला कार्की की परवरिश एक राजनीतिक परिवार और परिवेश में हुई है, क्योंकि उनके परिवार के नेपाली कांग्रेस के प्रभावशाली कोइराला परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध थे। कम उम्र से ही उन्हें लोकतंत्र, शासन और न्याय पर बहस का सामना करना पड़ा, जिससे नागरिक कर्तव्य और राजनीतिक जिम्मेदारी की उनकी समझ को आकार मिला। अब बात करते हैं वकील से लेकर सुप्रीम कोर्ट की जज तक का क्या सफर था उनका। कार्की ने 1978 में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने विराटनगर में उच्च न्यायालय में बार एसोसिएशन की अध्यक्षता भी की। 2007 में उन्हें एक वरिष्ठ वकील के रूप में मान्यता मिल गई, जिससे उनका पेशेवर कद और मजबूत हो गया। उन्हें 2009 में सुप्रीम कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2010 में वह स्थायी न्यायाधीश बन गई। 11 जुलाई 2016 को नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। हालांकि उनका कार्यकाल 7 जून 2017 तक 1 साल से भी कम समय तक चला। अब बात करते हैं जज के रूप में दिए ऐतिहासिक फैसले। आपको बता दें कि उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में तत्कालीन संचार मंत्री जेपी गुप्ता को दोषी ठहराना और लोकमान सिंह कार्की को प्राधिकरण के दुरुपयोग की जांच आयोग से हटाना शामिल था। ये निर्णय बेहद अविश्वसनीय था। नेपाल के ऐतिहासिक में ये पहली बार था जब किसी मौजूदा मंत्री को अदालत के कटघरे से हथकड़ी पहनाकर सीधे जेल भेज दिया गया। ये फैसला न देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टाराई से लेकर माओवादी अध्यक्ष प्रचंड तक ने दबाव डाला, लेकिन कार्की टस से मस नहीं हुई। 2013 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ असहमति व्यक्त की, जिसे तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी की अंतरिम परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त को मान्य किया। कार्की का यह तर्क था कि एक ही व्यक्ति के सरकार प्रमुख और न्यायालय प्रमुख बनना संविधान का उल्लंघन ही है और शक्ति के संतुलन को बाधित भी करता है। जेन ज़ी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में असाधारण राजनीतिक अशांति के दौर में प्रवेश किया, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग करने वाले जेन ज़ी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित था। इस संदर्भ में कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए जेन ज़ी आंदोलन की पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में उभरी है, जिन्हें वर्चुअल युवा मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया। वैसे तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निदेशक कुलमन घिसिंगी और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह जैसे अन्य उम्मीदवारों पर भी विचार किया गया, लेकिन निष्पक्षता, संतुलन और अखंडता के लिए कार्की की प्रतिष्ठा ने आंदोलन का विश्वास जीत लिया।
उन्हें सत्ता की विरासत के रूप में संकट का सामना करता एक राष्ट्र मिला है, जिसमें निष्क्रिय संस्थान, कम पुलिस मनोबल और क्षतिग्रस्त सिंघर बार संसद और राष्ट्रपति भवन सहित प्रमुख सरकारी इमारतें शामिल है। उन्हें उद्योगपतियों और व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना होगा। आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में अप्रत्याशित संकट न आए, इसका ख्याल रखना बेहद होगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, जिन जेनजी या युवाओं के प्रदर्शन के बाद उन्हें सत्ता का स्वाद चखने को मिला है, उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा। तो नेपाल में सुशीला कार्की की नियुक्ति ने इतिहास रच दिया है। 2016 में पहली प्रधान न्यायाधीश बनने के बाद अब वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। ये सिर्फ महिला नेतृत्व का ही नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व, साहस और बदलाव की दिशा में एक बड़ा संदेश है। हालांकि चुनौतियां कम नहीं है। देश भ्रष्टाचार, राजनीतिक संकट और जन आक्रोश जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सुशीला कार्की की अगुवाई में अंतरिम सरकार नेपाल को स्थिरता और जवाबदेही की राह पर ले पाएगी? फिलहाल इस ऐतिहासिक मौके पर नेपाल ने महिला नेतृत्व को न केवल स्वीकार किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का संदेश भी दिया है।